वॉशिंगटन से आई एक बड़ी खबर ने वैश्विक व्यापारी बाजारों में खलबली सी मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया को यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका फर्स्ट अब सिर्फ नारा नहीं है बल्कि सख्त आर्थिक हथियार बन चुका है। ट्रंप ने एक नई सूची जारी की जिसमें 20 से अधिक देशों पर भारी भरकम आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये सभी टैरिफ 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगे। ट्रंप की यह नीति अमेरिका की घरेलू विनिर्माण इकाइयों को बचाते, आयात घटाने, व्यापार घाटा कम करने की रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। इस बार सबसे अधिक प्रभावित देश ब्राजील है, जिस पर 50% का टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाया गया है। ब्राजील से अमेरिका में आने वाली कॉपर, लौह, कृषि और प्लास्टिक उत्पादों पर यह दर लागू होगी। इसके अलावा कनाडा, मैक्सिको, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस जैसे देशों पर 25 से 35% तक टैरिफ लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घोषणा ने तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं। यूरोपीय संघ ने इसे अनुचित व्यापारिक प्रतिबंध करार देते हुए अमेरिका के खिलाफ काउंटर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ब्राजील ने भी डिप्लोमेटिक स्तर पर विरोध दर्ज कराया है और अमेरिका को अपने निर्णय की समीक्षा करने की अपील की है। कनाडा, जो अब तक अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, वहां की संसद में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जा रहा है। इस पूरी सूची और इस पूरी झटके के बीच भारत के लिए एक आंशिक राहत की खबर भी आई। भारत का नाम अभी तक ट्रंप द्वारा जारी टैरिफ लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत पूरी तरह सुरक्षित है। ट्रंप ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जैसे रणनीतिक साझेदारों को कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन सामान्य रूप से 15 से 20% टैरिफ तो तय मानी जाए। ये बयान भारत के लिए संकेत है कि यदि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता जल्द सिरे नहीं चढ़ी तो भारत को भी इस टैरिफ नीति के दायरे में लाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन अगले सप्ताह वॉशिंगटन रवाना होगा। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य भारत अमेरिका व्यापार समझौता यानी इंडिया यूएस ट्रेड डील को शीघ्र अंतिम रूप देना है। भारत की ओर से जिन मुद्दों पर जोर रहेगा उनमें शामिल है भारतीय कृषि और डेयरी उत्पाद पर अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट, अमेरिका से आयात होने वाले हाईटेक उपकरणों पर सीमा शुल्क राहत, आईटी, फार्मा और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एक्सपोर्ट इंसेंटिव, चीन और दक्षिण एशिया के संदर्भ में भारत को वरीयता देना। भारत को उम्मीद है कि ट्रंप की सख्त नीति के बीच भारत को साझेदारी का विशेष दर्जा मिलेगा, क्योंकि भले ही ट्रंप की नीति वैश्विक व्यापार पर कठोर हो, लेकिन भारत के साथ रक्षा, रणनीति और तकनीकी संबंध पहले से मजबूत हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार घाटा कम हुआ है। भारत अब अमेरिका से अधिक वस्तुएं और तकनीक खरीद रहा है। दोनों देशों के बीच में 2024 में द्विपक्षीय व्यापार $200 बिलियन के पार कर गया था। यह आंकड़ा ट्रंप प्रशासन के लिए संतोषजनक रहा है। इसी कारण भारत को भी अभी तक खुले टैरिफ के दायरे में नहीं लाया गया। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि भारत ने जल्द ही अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं किया तो ट्रंप सरकार भारत पर भी दबाव बनाने के लिए ये टैरिफ वाला कार्ड निकाल सकती है, मतलब खेल सकती है, क्योंकि ट्रंप के निर्णय अक्सर अप्रत्याशित और कठोर होते हैं। ये हम सब ने देखा है। इस टैरिफ नीति के माध्यम से ट्रंप 2 मकसद साध रहे हैं। एक, घरेलू वोट बैंक को यह संदेश देना कि अमेरिका की नौकरियां सुरक्षित हैं, और दूसरा, दुनिया को यह दिखाना कि अमेरिका किसी पर डिपेंड नहीं है, मतलब निर्भर नहीं है। लेकिन सवाल भी उठ रहा है कि इस टैरिफ बम का नुकसान आखिर किसे होगा, दुनिया को या खुद अमेरिका को झेलना पड़ेगा। इस पूरी स्थिति में भारत के पास भी 2 रास्ते हैं। या तो अमेरिका से जल्द ट्रेड डील कर लें, मतलब व्यापार समझौता कर लें और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाए रखें, या फिर यदि टैरिफ लगता है तो उसे WTO समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चुनौती दें। फिलहाल भारत की स्थिति संतुलन की बनी हुई है। सारा मामला बैलेंस है, ना पूरी तरह से सुरक्षित है, ना पूरी तरह संकट में है। लेकिन इतना जरूर है कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार युद्ध की आहट तेज कर दी है और भारत जैसे देशों के सामने नए आर्थिक और कूटनीतिक समीकरण खड़े कर दिए हैं।
अमेरिका की अर्थव्यवस्था इन दिनों दोहरे संकट से जूझ रही है। ये अगली खबर है। देखिए, एक तरफ देश का कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां तेजी से दिवालिया हो रही हैं। ट्रंप ने कर्ज का बोझ कम करने के लिए कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं। अब उनका दावा यह है कि इससे सरकार की कमाई बढ़ेगी, कर्ज का पहाड़ कम होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रणनीति वाकई इफेक्टिव है, यानी कारगर है? क्योंकि पिछले 6 महीनों में अमेरिका में 371 बड़ी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं, जो पिछले 15 साल से सबसे बड़ी संख्या है। पिछले 6 महीनों में अमेरिका में कंपनियों के दिवालिया होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस साल जून में 63 यानी 63 कंपनियों ने बैंक्रप्सी के लिए आवेदन किया, जबकि मई में यह आंकड़ा 64 था, यानी 64 था। इस साल सबसे ज्यादा नुकसान इंडस्ट्रियल सेक्टर को हुआ है, जहां 58 यानी 58 कंपनियों ने दिवालियापन का रास्ता चुना। इसके अलावा 50 कंपनियां कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और 27 कंपनियां हेल्थ केयर सेक्टर की हैं। अगर पिछले साल की हम बात करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो 2024 की पहली छमाही में 335 कंपनियां दिवालिया हुई थी, जबकि इस साल ये संख्या बढ़कर 371 हो गई है। इससे पहले 2010 में 468 कंपनियां पहली छमाही में कंगाल हो गई थी। पिछले साल यानी 24 में पूरे साल में 688 बड़ी कंपनियां दिवालिया हुई थीं, जो 14 साल में सबसे ज्यादा थीं। इससे पहले 2010 में 828 कंपनियां संकट का शिकार हुई थीं। अब हैरानी की बात तो यह भी है कि यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत प्रदर्शन कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका के नारे को बुलंद कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन कंपनियों की हालत देखकर लगता है कि यह नीति उनके लिए कारगर बिल्कुल नहीं है। 2023 में 324 और 2022 में 176 कंपनियां दिवालिया हुई थी, लेकिन इस साल का आंकड़ा इन सबको पीछे छोड़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि रेसिप्रोकल टैरिफ से विदेशी आयात पर रोक लगेगी, अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा, इससे सरकार को टैक्स के माध्यम से ज्यादा कमाई मिलेगी, जिससे 37 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज को कम करने में मदद भी होगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि टैरिफ की वजह से कई कंपनियों पर लागत का बोझ बढ़ रहा है, जिससे उनकी हालत खराब हो रही है। खासकर इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी सेक्टर की कंपनियां सबसे ज्यादा मार झेल रही हैं। ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा भले ही जोश भरने वाला जरूर हो, लेकिन हकीकत में कंपनियां एक के बाद एक डूब रही हैं। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, यानी जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि टैरिफ और घरेलू उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की नीति से कुछ फायदा तो हुआ है, लेकिन इसका असर छोटे स्तर पर है। बड़े पैमाने पर कंपनियां लागत प्रतिस्पर्धा के दबाव में दम तोड़ रही हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में भी 27 कंपनियों का दिवालिया होना ये चिंता का विषय है, ये भी समझने वाली बात है। 15 जुलाई 2025 ये वो तारीख है जब दुनिया की निगाहें कैलिफोर्निया के तट पर टिकी होंगी, जहां भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से लौटने जा रहे हैं। शुभांशु अमेरिका के प्राइवेट अंतरिक्ष मिशन यानी एक्सियोम 4 के तहत 26 जून को 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पहुंचने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। इस मिशन में भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण था, क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय वायुसेना अधिकारी भी बने हैं जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट मिशन के तहत ISS में कदम रखा। एक्सियोम 4 मिशन का उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाना, विज्ञान प्रयोग करना, विभिन्न देशों के बीच में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में साझा काम को एक्सटेंड करना, मतलब बढ़ावा देना था। शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कुल 18 दिन बिताए। इस दौरान उन्होंने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण पर आधारित कई प्रयोगों में हिस्सा लिया। पृथ्वी की जलवायु पर अंतरिक्ष के प्रभाव को लेकर आंकड़े जुटाए। मिशन के तहत उन्होंने भारत के कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थानों जैसे इसरो और DRDO के लिए अंतरिक्ष में कुछ तकनीकी डिवाइसेस की टेस्टिंग भी की। शुभांशु ने अपने अंतरिक्ष यात्रा के दौरान भारतीय तिरंगे के साथ फोटो भी साझा की थी, वो आप सबने देखा। सोशल मीडिया पर तेजी से वो फोटो वायरल हुई, तो करोड़ों भारतीयों को गर्व की अनुभूति हुई थी। अब जब 15 जुलाई को वे धरती पर वापस आ रहे हैं,
तो यह न केवल मिशन की सफलता का प्रतीक है, बल्कि भारत की अंतरिक्ष कूटनीति और वैज्ञानिक क्षमता की भी विजय है। शुभांशु और उनकी टीम को स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ISS से पृथ्वी पर लाया जाएगा। कैलिफोर्निया के तट पर सटीक तरीके से उनका लैंडिंग ऑपरेशन किया जाएगा, जिसकी निगरानी नासा और एक्सियोम स्पेस दोनों एजेंसियां कर रही हैं। इस मिशन की समाप्ति के बाद शुभांशु शुक्ला को 7 दिन के स्पेस रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल से गुजरना होगा। ये प्रक्रिया शरीर को माइक्रो ग्रेविटी से सामान्य गुरुत्वाकर्षण में पुनः ढालने के लिए होती है। इस दौरान उनकी शारीरिक जांच, मानसिक स्थिति का मूल्यांकन भी होगा और मांसपेशियों की रिकवरी की जो प्रक्रिया है वो भी चलेगी। शुभांशु शुक्ला का यह मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए भी बेहद अहम रहा है। उनके इस कदम ने यह साबित कर दिया है कि भारत के युवा वैज्ञानिक और सैनिक वैश्विक अंतरिक्ष यात्राओं में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार बैठे हैं। भारत सरकार और वायुसेना की ओर से शुभांशु की वापसी पर विशेष स्वागत समारोह की योजना बनाई गई है। ये भी बताएं आपको, पीएम मोदी ने मिशन के दौरान ही उन्हें बधाई दी थी और इसे भारत की अंतरिक्ष क्रांति का एक नया अध्याय भी बताया था। इस्लामाबाद में छात्रों के एक समूह को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण उद्देश्यों और आत्मरक्षा के लिए है। अब उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को हिलाकर रख दिया। शरीफ ने अपने संबोधन में भारत के साथ 4 दिन तक चले हालिया सैन्य संघर्ष को भी याद किया। अब इस दौरान शरीफ ने दावा किया कि भारतीय सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान के 55 नागरिक मारे गए, लेकिन यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान ने पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान को जवाब दिया। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान कोई आक्रामक नीति नहीं अपना रहा है और उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ राष्ट्रीय रक्षा तक ही सीमित है। भारत द्वारा 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले के जवाब में 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। इसमें पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स और हथियार भंडारों को निशाना बनाया गया था। जैश का हेडक्वार्टर भी हमारी बहादुर सेना ने तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठान, राजनीतिक नेतृत्व में गहरी चिंता देखी गई थी। इसी पृष्ठभूमि में शरीफ का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां पहले पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार आक्रामक बयान के लिए जानी जाती रही है, वहीं अब प्रधानमंत्री खुले मंच से शांति का परचम लहरा रहे हैं, मतलब शांतिपूर्ण परमाणु नीति की बात कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक शैली की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की स्थिति अब डिफेंसिव हो गई है, मतलब रक्षात्मक। इन बयानों को पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता, भारत से बढ़ते तनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। एक और जहां भारत आतंकवाद को लेकर अपनी नीति और जवाबी रणनीति को सख्ती से लागू कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है कि वो अपनी जमीन पर पलने वाले आतंकी संगठनों पर नकेल कसे। इवन जैसे तमाम बड़े मंचों पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कई बार घेरा और उसका दबाव अब बड़े पैमाने पर वहां धरातल पर दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के सुर किस प्रकार से बदल गए। वो पाकिस्तान जो बार बार परमाणु बम की धमकियां देता था, गीदड़ भपकियां देता था, कहता था कि हमने 250 ग्राम का बम बनाया, 500 ग्राम का बम बनाया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस प्रकार की बातें करने वाला पाकिस्तान, उसका प्रधानमंत्री, उसके विदेश मंत्री, सबको सांप सूंघ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के सुर इस प्रकार से बदले हैं कि वो अपने युवाओं को जब वहाँ का प्रधानमंत्री संबोधित करता है तो कहता है कि हमने जो परमाणु हथियार रखा है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रखा हुआ है, हम हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। इस प्रकार की बातें पाकिस्तान करने लगा है ऑपरेशन सिंदूर पे भारत के द्वारा लिए गए एक्शन के बाद।